हेलो गाइस, परव के चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 8 हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। तो चलिए शुरू करते हैं। बिफोर वी डिस्कस द मैकेनिज्म बाय विच ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, लेट अस आस्क सम बेसिक क्वेश्चन। व्हाई डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। हम सेकंड लाइन पे पहुंचे, आपको मेरा कर्सर वहाँ पे दिख रहा होगा। कहते कि आगे हम बढ़ने से पहले हम क्या करते हैं कि सबसे पहले देख लेते हैं कि ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं। After all, reproduction is not necessary to maintain the life of an individual। कहते हैं कि जो रिप्रोडक्शन होती है किसी इंडिविजुअल की लाइफ मेंटेन करने के लिए नेसेसरी तो नहीं होती, फिर भी हम इसको क्यों करते हैं। ऑर्गेनिज्म अनलाइक द एसेंशियल लाइफ प्रोसेसेस सच एज न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन, on the other hand, if the individual organism is going to create more individual, a lot of energies will be spent in this process. So why should an individual organism waste energy on the process? It does not need to stay alive। इसमें यही मेनली बताया गया है कि जब हम रिप्रोडक्शन करते हैं तो बहुत सारी हमारी एनर्जी जो वेस्ट हो जाती है। कहते कि जब एनर्जी वेस्ट हो रही है, जैसे कि न्यूट्रिशन ये वाला प्रोसेस है, रेस्पिरेशन है, एक्सक्रीशन है, कहते कि ऐसे बहुत सारी प्रोसेसेस है जिसमें एनर्जी वेस्ट होती है और हमें इम्पोर्टेंट है। कहते वो तो हमने करने ही करने हैं, वो तो हमारी मजबूरन हमें करने ही पड़ेंगे। कहते कि रिप्रोडक्शन तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारी बॉडी के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो फिर भी हम इसको क्यों करते हैं, क्यों इसको हम इतनी मतलब कि वो देते हैं, क्यों हम अपनी इतनी ज़्यादा एनर्जी जो है वेस्ट कर लेते हैं, वो भी रिप्रोडक्शन या न्यू कॉपीज बनाने के लिए। जैसे कि हम जिंदा नहीं रहना चाहते क्या। इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू डिस्कस द पॉसिबल आंसर इन द क्लासरूम। कहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा मज़ेदार होगा जब हम इस वाले क्वेश्चन का आंसर जो है क्लास में ही डिस्कस करेंगे। वट एवर द आंसर टू दिस क्वेश्चन, इट इज़ ऑब्वियस दैट वी नोटिस ऑर्गेनिज्म बिकॉज दे रिप्रोड्यूस। कहते कि चाहे कुछ भी हो जाए, क्वेश्चन चाहे क्या भी हो, हम रिप्रोडक्शन क्यों इसलिए करते हैं, क्योंकि हम रिप्रोडक्शन इसलिए करते हैं, नोटिस ऐसे ऑर्गेनिज्म को कर लेते हैं जैसे कि अगर हम देखना जिंदा है कि नहीं, ये भी हम इससे देख सकते हैं कि वो रिप्रोडक्शन कर रहा है या नहीं। If there were to be only one non-reproducing member of a particular kind, it is doubtful that whoever reproducing member of a particular kind, it is doubtful have noticed its existence। कहते हैं कि अगर एक भी जो मेंबर होता है किसी भी चीज़ का, अगर कहते हैं कि वो नॉन रिप्रोड्यूसिंग हो, अगर वो रिप्रोड्यूस ना करे तो ये डाउटफुल होता है कि वो अभी एग्जिस्टेंस में रहेगा या नहीं रहेगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास वानी कैट है और वो है नॉन रिप्रोड्यूसिंग, और जो दूसरा कैट मेल है वो रिप्रोड्यूसिंग है, और जो कैट फीमेल है वो नॉन रिप्रोड्यूसिंग है। तो फिर कहते हैं कि डाउटफुल हो जाएगा। अगर वर्ल्ड में एक ही कैट है तो फिर ये डाउटफुल होगा कि क्या पता वो एग्जिस्ट ना करे, डिस्टिंक्ट हो जाए आगे जाकर। इट इज़ द लार्ज नंबर ऑफ द ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू अ सिंगल स्पीसीज दैट ब्रिंग देम टू आवर नोटिस। कहते हैं कि ये लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है हमारे नोटिस में आते हैं। हाउ डू नो दैट टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू सेम स्पीसीज। कहते हैं कि हम कैसे पता कर सकते हैं कि जो दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैं वो एक ही स्पीसीज से बिलोंग करती हैं। यूजुअली वी से this because they look similar to each other, thus reproducing organism create new individual that look very much like themselves। कहते कि जो दो सेम जो ऑर्गेनिज्म होते हैं एक साथ ही अपने पार्टनर के साथ ही वैसे सेम टू सेम पार्टनर के साथ ही हम रिप्रोडक्शन करते हैं, इसलिए हमें पता चल जाता है कि ये जो आगे वाला है, अगर कैट मेल और कैट फीमेल करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कैट ही आएगा, जहाँ मेल आएगा तो वो फीमेल आएगा। ये कुछ डाउटफुल है क्योंकि ये तो हमारे क्रोमोसोम्स पे डिपेंड है। आगे हम कुछ देख लें। ऑर्गेनिज्म लुक सिमिलर बिकॉज द बॉडी डिज़ाइन आर सिमिलर। कहते हैं कि ऑर्गेनिज्म जो हमें सिमिलर लगते हैं, एक जैसे लगते हैं, क्यों लगते हैं, क्योंकि इनके बॉडी डिज़ाइन जो है सिमिलर होते हैं। इफ़ द बॉडी डिज़ाइन आर टू बी सिमिलर, द ब्लूप्रिंट फॉर दिस डिज़ाइन शुड बी सिमिलर। कहते हैं कि अगर बॉडी डिज़ाइन जो हमारे सिमिलर हैं तो ब्लूप्रिंट भी कैसे होंगे, सिमिलर ही होंगे। द रिप्रोड्यूसिंग एट इट्स मोस्ट बेसिक लेवल विल इन्वॉल्व मेकिंग कॉपीज ऑफ द ब्लूप्रिंट ऑफ द बॉडी डिज़ाइन। कहते हैं कि जो हमारे रिप्रोडक्शन है बेसिक लेवल पे, वो हमारी बॉडी के ब्लूप्रिंट बनाता रहता है, तो वैसे वैसे कॉपीज जो है क्रिएट कर देता है। इन क्लास 9 वी लर्न दैट द क्रोमोसोम्स इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ फीचर फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। कहते हैं कि हमने क्लास 9 में पढ़ा है कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, वो नेक्स्ट जनरेशन के लिए क्या होती है, उनके पास इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है। कहते हैं कि वो डीएनए की आपको फुल फॉर्म आ सकती है कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड जिसको शॉर्ट फॉर्म क्या है या फुल फॉर्म इसकी बताइए, एक्सप्लेन करके बताइए।
द डीएनए इज द सेल न्यूक्लियस इज द इंफॉर्मेशन सोर्स ऑफ मेकिंग प्रोटीन्स। कहते हैं कि जो डीएनए होता है वो इंफॉर्मेशन बनाने के काम आता है। तो कहते हैं कि इफ द इंफॉर्मेशन इज चेंज डिफरेंट प्रोटीन विल बी मेड। कहते हैं कि अगर ये इंफॉर्मेशन ही चेंज हो जाए तो जो प्रोटीन्स होंगे वो डिफरेंट हो जाएंगे। विल एवेंचुअली लीड टू अल्टर्ड बॉडी डिज़ाइन। अल्टर्ड मतलब डिफरेंट बॉडी डिज़ाइन। अगर therefore a basic event in the reproduction is the creation of DNA copy। कहते हैं कि जो रिप्रोडक्शन का सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है, जो पहला काम होता है वो डीएनए की कॉपी बनाना ही होता है। सेल यूज डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस टू बिल्ड कॉपीज ऑफ देयर डीएनए। कहते हैं कि सेल जो है डिफरेंट जो रिएक्शंस हैं वो करते हैं डीएनए की कॉपी को बनाने के लिए। दिस सेल्स क्रिएट 2 कॉपीज ऑफ द डीएनए इन अ रिप्रोड्यूसिंग सेल। कहते हैं कि ये जो सेल्स होते हैं 2 कॉपीज जो है डीएनए की बनाते हैं। एंड दे नीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। कहते हैं कि इनको अलग होना ही पड़ता है। हाउएवर कीपिंग 1 कॉपी ऑफ डीएनए इन द ओरिजिनल सेल एंड सिंपली पुशिंग द अदर वन आउट वुड नॉट वर्क। कहते हैं कि अगर एक हम अंदर रख लें और दूसरी जो बाहर निकाल दे तो वो अपना पूरा काम जब पूरा रोल अदा नहीं करेंगी। बिकॉज द कॉपी पुश्ड आउट वुड नॉट हैव एनी ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर फॉर मेंटेनिंग लाइफ प्रोसेसेस। कहते हैं कि जो कॉपी हमने बाहर निकाल दी क्योंकि उनके पास क्या होंगे, सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होंगे क्या करने के लिए, अपने लाइफ प्रोसेसेस को कंप्लीट करने के लिए। Therefore, DNA copying is accompanied by the creation of additional cellular operators. Then the DNA copies separate each with its own cellular apparatus. Eventually, cell divide to give rise to new cells। कहते हैं कि ऐसे डीएनए कॉपीज न्यू बनती हैं, 2 कॉपीज ही बनती हैं। तो कहते हैं क्या होता है कि 1 सेल से 2 सेल बनते हैं, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, ऐसे हमारे सेल्स बनते जाते हैं और मिलियन बिलियन ट्रिलियन तक चले जाते हैं और बिलियंस तक चले जाते हैं। These 2 cells are of course similar। कहते हैं कि जो सेल्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं, जैसे ही होते हैं, बट आर लाइकली टू बी एब्सोल्युटली आइडेंटिकल। आइडेंटिकल कहते हैं कि ये आइडेंटिकल भी होते हैं और सिमिलर भी होते हैं। द आंसर टू दिस क्वेश्चन विल डिपेंड ऑन हाउ एक्यूरेटली द कॉपीज रिएक्शन इन्वॉल्व अकर। कहते हैं कि अगर डीएनए कॉपीज जो हैं दोनों सेम बनी होंगी तो क्या होगा कि दोनों के बॉडी डिज़ाइन जो सेम होंगे, पर अगर एक अलग होगी दूसरी अलग होगी तो उनके बॉडी डिज़ाइन भी अलग हो जाएंगे। नाउ a biochemical reaction is absolutely reliable, therefore it is only to be expected that a process of copying the DNA will have some variation each time। कहते हैं कि जब हम डीएनए का प्रोसेस होता है, हम नहीं करते वैसे, जो हमारी बॉडी में खुद ही होता है। कहते हैं कि इसमें कई बार वेरिएशंस आ जाती हैं। एज अ रिजल्ट वेरिएशन यानी चेंजेस आ जाते हैं। एज अ रिजल्ट द डीएनए कॉपीज जनरेटेड विल बी सिमिलर। कहते हैं कि ऐसे रिजल्ट में क्या होता है कि जो सिमिलर डीएनए कॉपी बनी होती है, एक जैसी डीएनए कॉपी बनी होती है, उसके जो फीचर हैं वो अलग हो जाते हैं ओरिजिनल कॉपी से। ओरिजिनल मानी जो कि पहले थी मम्मी डैडी की। सम ऑफ दिस वेरिएशन माइट बी सो ड्रास्टिक दैट द न्यू डीएनए कॉपी कैनॉट वर्क विद सेलुलर ऑपरेटर्स इट्स इनहेरिट। कहते कि कई बार क्या होता है कि इतने ज़्यादा वेरिएशन आ जाते हैं, इतनी ड्रास्टिक चेंजेस हमारी बॉडी में आ जाते हैं कि डीएनए कॉपी में आ जाते हैं। जब मॉम और डैड के क्या होते हैं क्रोमोसोम्स मिलते हैं तो कहते हैं कि जो सेलुलर ऑपरेटर्स होता है वो वर्क ही नहीं करता, जो लाइफ प्रोसेसेस करने के पॉसिबल ही नहीं होता, क्योंकि वो दूसरी जो डीएनए कॉपी बनी होती है उससे काफ़ी ज़्यादा अलग होता है। सम ऑफ दिस वेरिएशन ये हमने बता दी है। सच अ न्यू बोर्न सेल विल सिंपली डाई। कहते हैं कि जो डीएनए कॉपी बनी होती है खुद ब खुद ही उसकी डेथ हो जाती है या डाई हो जाती है। ऑन द अदर हैंड देयर कुड बी स्टिल बी मैनी अदर वेरिएशन इन द डीएनए कॉपी दैट वुड लीड टू सच ड्रास्टिक आउटकम। दस सर्वाइविंग सेल आर सिमिलर टू बी सबटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। कहते हैं कि अगर वो मतलब कि ड्रास्टिक आउटकम की वजह से चाहे वो सर्वाइव भी कर जाए तो फिर वो बहुत ज़्यादा उनमें चेंजेस होंगे, उनमें क्या होंगे, बहुत ज़्यादा डिफरेंट वेरिएशंस आ जाएंगी। द इनबिल्टी टेंडेंसी फॉर वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इज द बेसिस फॉर एवोल्यूशन एज वी डिस्कस इन द नेक्स्ट चैप्टर। कहते हैं कि अगले चैप्टर में हम क्या करने वाले हैं, एवोल्यूशन के बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। कहते हैं कि वो हम अगले चैप्टर में ही देखेंगे। आगे आगे द इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशन। वेरिएशन का मतलब मैंने आपको पहले बता दिया, इसका मतलब होता है चेंजेस। आइए देखते हैं। पॉपुलेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म फिल वेल डिफाइंड प्लेसेस और निशेस। निशेस का मतलब होता है प्लेस जिस जगह पे हम रहते हैं। इन द इकोसिस्टम, हमारे इकोसिस्टम यानी जब हमारा ये जो इन्वायरमेंट है इसको हम इकोसिस्टम भी कह सकते हैं।
using their ability to reproduce. The consistency of DNA copying during reproduction is important for the maintenance of the body design that follow the organism to use that particular niche. कहते कि जो हमारी बॉडी DNA जब हमारा बनता है तो उसकी कंसिस्टेंसी पे डिपेंड होता है तो हम कौन सी जगह पर रहने के काबिल हैं. रिप्रोडक्शन इज therefore linked to the stability of the population of species. कहते हैं कि जो रिप्रोडक्शन है ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों इतना हम रिप्रोडक्शन को फिर भी हम मद्देनज़र रख के तो क्यों उसका एनर्जी वेस्ट करके अपना रिप्रोडक्शन करते हैं, क्योंकि ये न्यू ऑर्गेनिज्म जो है रिप्रोड्यूस करने में हमारी हेल्प करता है. However, niches can change because of reasons beyond the control of the organism. कहते हैं कि niches यानी जहाँ पर हम रहते हैं हमारी प्लेस जो है चेंज हो सकती है. अगर हमारी बॉडी जो है हीट को रेजिस्ट कर सकती है, यानी हीट हमारी बॉडी सह सकती है और कोल्डनेस नहीं सह सकती. अगर हम शिमला में पैदा हुए तो हम ऑब्वियसली बात है कि हम किसी और स्टेट में चले जाएंगे, जैसे बिहार में चले जाएंगे, उत्तर प्रदेश में चले जाएंगे, जहाँ पर इतनी ठंडी नहीं है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी है. टेम्परेचर ऑन द अर्थ कैन गो अप और डाउन. कहते हैं कि जो टेम्परेचर अर्थ का है वो कभी बढ़ जाता है, कभी नीचे आ जाता है, यानी कम हो जाता है, ठंडी आ जाती है तो कभी गर्मी आ जाती है. वाटर लेवल कैन वेरी और देयर कुड बी मीटियोराइट हिट्स. कहते हैं कि वाटर जो लेवल होता है कई बार ऊपर चला जाता है, बहुत ज़्यादा वाटर आ जाता है, कई बार बहुत कम आ जाता है. मीटियोराइट हिट्स की वजह से अगर हम कोई पत्थर ऊपर से नीचे गिरता है मीटियोराइट. कहते कि हम एक एग्जांपल लेकर देख लेते हैं. इफ अ पॉपुलेशन ऑफ रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म विल बी सूटेड टू अ पर्टिकुलर निशे, इफ द निशे विल बी ड्रास्टिकली अल्टर्ड मतलब चेंज हो जाता है, ठीक है. द पॉपुलेशन कुड बी वाइप्ड आउट. वाइट मतलब बाहर निकल जाएगी. हाउएवर इफ सम वेरिएशन वुड बी प्रेजेंट इन अ फ्यू इंडिविजुअल्स, दस इफ देयर विल बी पॉपुलेशन. ये सबसे पहले इसमें बताया गया है कि कहते कि अगर बहुत जल्दी ही क्या हो जाएगी, मतलब कि पूरा टेम्परेचर और चेंज हो जाए, नीचे पूरा जो जैसे कि हमें पर्टिकुलर इन्वायरमेंट चाहिए वैसे बिल्कुल चेंज होगा. हम ठंडी सह सकते हैं तो गर्मी हो जाए. कहते हैं कि वो सारे जो ऑर्गेनिज्म वहाँ पे रह गए होंगे जो गर्मी नहीं सह सकते या सर्दी नहीं सह सकते, वो क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे. कहते हैं कि जो वेरिएशन है वो प्रेजेंट होनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल मैं ही हूँ, मान लो मैं ही हूँ, तो मेरी मम्मा पापा जो हैं वो अकेली हीट को ही सहन कर सकते हैं, और जो मैं हूँ मैं हीट को भी सह सकता हूँ, कूलनेस को भी यानी कोल्डनेस को भी. और मेरी मम्मा पापा अगर कोल्डनेस आ जाएगी तो वो सहन नहीं कर पाएंगे. अगर कोल्डनेस आ जाएगी तो मैं तभी भी सहन कर लूँगा, अगर हीटनेस आएगी तो मैं तभी भी सहन कर लूँगा. यही है जो कि इसका फंक्शन है वेरिएशन का. वेरिएशन का मेनली फंक्शन क्या भी हो गया कि ये हमें बचाती है, फाइट करवाती है कि हम अगर कोई टेम्परेचर लीड हो चेंज हो जाए तो हमें प्रॉब्लम कोई भी ना हो. कहते हैं कि जो कई बार टेम्परेचर जो है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, तो इन्होंने यहाँ पे बैक्टीरिया की एग्जांपल ली है कि अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है तो जो बैक्टीरिया है वो कोल्डनेस सह सकता है, जो हीटनेस सह सकता है. जो हीटनेस वाले होंगे वो कोल्डनेस आने पर वाइप आउट हो जाएंगे यानी मर जाएंगे, और जो कोल्डनेस वाले होंगे अगर हीट आ गई तो वो मर जाएंगे. और जिनमें सोचो दोनों ही हैं, कोल्डनेस भी सहन कर सकते हैं, हीटनेस भी सहन कर सकते हैं, तो वो तो जिंदा ही रहेंगे. इसलिए लास्ट में लिखा हुआ है वेरिएशन इज जस्ट यूजफुल फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज ओवर टाइम. कहते हैं कि वेरिएशन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. आगे हम क्वेश्चन आने वाली वीडियोस में हम बनाएंगे अगर आपको चाहिए. मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यूजिंग सिंगल ऑर्गेनिज्म. कहते हैं कि सिंगल ऑर्गेनिज्म का यहाँ पर मतलब क्या बताया गया है, एसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म. यहाँ पे सबसे पहले फिजन से ही स्टार्ट कर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल यूनिसेलुलर सेल डिवीजन और फिजन. Unicellular organisms, cell division or fusion lead to creation of new individual. Many different patterns of fusion have been observed. Many bacteria and protozoa simply split into equal halves during cell division. In organisms such as amoeba, the splitting of two cells during division can take place in any plane. ये देखो बताया इससे गया है. कहते हैं कि यूनिसेलुलर में एक ही सेल होता है, वो क्या करते हैं, या तो वो सेल डिवीजन से कर लेते हैं, वो फ्यूजन से भी कर देते हैं. फ्यूजन और सेल डिवीजन वन ऑफ द सेम थिंग है. फॉर एग्जांपल जैसे एक अमीबा है, इसमें एक सेल है, एक सेल ही टूटकर दो बनाएगा, एक सेल टूटकर दो बनाएगा, इसलिए सेल डिवीजन भी हो रही है, फ्यूजन भी हो रही है, ठीक है. इसलिए इसको बोलेगा फ्यूजन को सेल डिवीजन भी कह देते हैं. कहते हैं कि जो डिफरेंट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो डिफरेंट जो है काम करते हैं. जैसे लिशमैनी है जो आगे हम यहाँ पर ही डायग्राम उसका भी पढ़ना होगा, वो अमीबा से कहीं कुछ डिफरेंट जो है अपनी रिप्रोडक्शन, चाहे वो यूनिसेलुलर ही है
पर वो उसका रिप्रोडक्शन करने का तरीका जो बहुत अलग है इससे अमीबा से। कहते हैं कि अमीबा क्या करता है कि स्प्लिट होता है, 1 से 2 सेल्स में स्प्लिट हो जाता है। ऐसे एक सेल है तो ये 1 से 2 में स्प्लिट हो रहा है ऐसे, फिर ये होने के आ गया है, फिर ये हो गया है, फिर क्या हो गया 2 डॉटर सेल्स जो है आ गई है। हाउएवर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सच एज समवट मोर ऑर्गेनिज्म ऑफ देयर बॉडी सच एज लीशमैनिया, लीशमैनिया का काला आजार भी कह देते हैं। कहते हैं कि जिसका विप लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसपे थोड़े से विप होते हैं, आपको पता ही ना, जैसे बाल जैसे कह सकते हैं वैसे वैसे थोड़े से स्ट्रक्चर इसके होते हैं सेल के एंड पे। इन सच ऑर्गेनिज्म बाइनरी फ्यूजन अकर इन डेफिनिट ओरिएंटेशन इन रिलेशन टू स्ट्रक्चर। कहते हैं कि लीशमैनिया जो है क्या करता है कि जो करता तो वो फिजन नहीं है, पर क्या करता है कि उसकी मैं आपको ऐसे बता देता हूँ कि वो वैसे बुक में नहीं दिया गया, वो बॉटम से एक अलग होता है। जैसे कि अमीबा, ये देखो अमीबा जो साइड से ऐसे अलग हो रहा है ना, वो लंबा होता है, ऐसे लंबा होता है। मैं आपको थोड़ा करके बताता हूँ। ठीक है, वो थोड़ा लंबा होता है, थोड़ा लंबा होता है, तो फिर क्या करता है कि वो लंबा होकर नीचे बॉटम से जो क्या करता है कि वो अपना काम शुरू कर देता है। यही लीशमैनिया का फंक्शन है कि वो अमीबा से कैसे अलग है, वो थोड़ा लंबा होता है और क्या करता है कि वो अपना नीचे से ही बॉटम से ही अलग होने की कोशिश करता रहता है। आगे इसमें बताया गया कि जो प्रोटोजो है वो कैसे अपनी काम करते हैं, स्ट्रक्चर कैसा उनका होता है, या कैसे वो क्या करते हैं रिप्रोड्यूस करते हैं। सच एज मलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम डिवाइडेड इनटू मैनी डॉटर सेल साइमल्टेनियसली। कहते हैं कि जैसे प्लाज्मोडियम जैसे ऑर्गेनिज्म है वो क्या करते हैं कि डॉटर सेल बहुत ज़्यादा मल्टीपल फिजन यानी हो रही है कि वो बहुत सारी, यहाँ पे मैनी डॉटर सेल्स आ गए, इसका मतलब कि मल्टीपल फिजन ही हमारे यहाँ पे हो रही है। ठीक है, अपने मल्टीपल फिजन्स को ही ऐसे मान लेना है। कहते हैं कि जो प्रोटोजोआ ऐसे इसमें बताया गया, कहते हैं कि जो मलेरियल पैरासाइट है प्लाज्मोडियम की मेनली बात की गई है। कहते हैं जो प्लाज्मोडियम होता है वो क्या करता है कि वो क्या बहुत सारे डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है, और डिवाइड होने पर क्या होता है कि वो साइमल्टेनियसली बहुत सारे जो अपने बच्चों को जन्म देता है। ठीक है, बहुत सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को जन्म दे देता है। फ्रेगमेंटेशन की बात करी जाए तो फ्रेगमेंटेशन मैं आपको ऐसे थोड़ा सा बता देता हूँ। जो फ्रेगमेंटेशन होती है वो ऐसा होता है कुछ कि जो एक ऑर्गेनिज्म होता है ना वो फ्रेगमेंट्स में अपनी चेंज हो जाता है, पूरे अच्छे तरीके से फ्रेगमेंट्स में जो है वो टूट जाता है एक हिसाब का। ठीक है, फ्रेगमेंट्स में टूट जाता है। इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म विद रिलेटेड टू सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सिंपली रिप्रोडक्टिव मेथड कैन स्टिल वर्क। स्पाइरोगोरा फॉर एग्जाम्पल, सॉरी गाइस, स्पाइरोगोरा फॉर एग्जाम्पल सिंपली ब्रोक इनटू मैनी डिफरेंट मेथड कैन स्टिल वर्क। कहते हैं कि जो स्पाइरोगोरा होता है वो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में टूट जाता है पर फिर भी वो क्या करता है कि काम करता है।